कई लोग आए जिसमें जो ज़्यादा उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, लेकिन इसकी बिटिया थी रजिया बेगम, और रजिया बेगम पहली भी महिला सुल्तान हुई। रजिया बेगम दिल्ली से शासन करने वाली पहली महिला सुल्तान। इसी क्रम में और लोग आए, नसरुद्दीन महमूद हुए, लेकिन वो योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए। आगे चल के जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी हुआ वो बलबन। बलबन ने क्या हुआ, रक्त और लौ की नीति अपनाई और शासन व्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया। बलबन के बाद भी कोई ज़्यादा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए। बलबन के पौत्र की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक खिलजी वंश की स्थापना किया और खिलजी वंश आया 1290 में, और यह इतिहास का सबसे छोटा राजवंश है जिसने सिर्फ 30 साल शासन किया, 1290 से लेकर 1320 तक। कौन? खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश सबसे पहले आया एक मुस्लिम में। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक। 1290 से लेके 1320 तक कौन सा वंश? खिलजी वंश। इसमें कौन कौन आए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर आए मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद इस शासन का अंत हो गया। खुसरो शाह आए अध्यक्ष, खुसरो शाह, लेकिन खुसरो शाह की हत्या करके एक गयासुद्दीन तुगलक नामक एक व्यक्ति थे। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया, और ये खिलजी वंश के अंत के बाद तुगलक वंश का उदय हुआ। तुगलक वंश के क्रम में सबसे पहले आए गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आए जमगेटी मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज तुगलक। और इसके बाद तुगलक वंश के जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुए। उसके बाद तुगलक वंश का धीरे धीरे अंत हो गया, और तुगलक वंश टूट के आगे चल के जो नया वंश हुआ, जिसमें से एक सरकी वंश हुआ, और दूसरा हुआ लोधी वंश। तो सरकी वंश का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। जो रोल हुआ वो लोधी वंश का हुआ, और लोधी वंश में मुख्यतः 3 शासक हुए। लोधी वंश सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ बहलोल लोधी। दूसरा हुआ सिकंदर लोधी। यही सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना किया था। और तीसरा हुआ, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। यह इसी इब्राहिम लोधी को मार के पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया। बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और यहीं पे पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का। और परिणाम क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के इसके मार दिया, और यहीं पे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की स्थापना 1532 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद शुरू हुआ। अब आया कौन भारत में? मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर के बाद इसका लड़का हुमायूं हुआ। जब राज करने लगा तो उसमें एक और व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो रहा था, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। ये 1526 से लेके 30 तक थे। 30 से 40 तक ये थे। 40 में शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना किया, और 1540 से लेके 1545 तक राज किया, और 5 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह सूर वंश जो था वो 1555 तक चलता रहा। इसके उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे। बाद में हुमायूं ने इनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों से राज छीन के राज करना शुरू हुआ, लेकिन उसी दौरान इसकी फिर मृत्यु हो गई, और इसके बाद इसका लड़का हुआ जो अकबर के नाम से जाना गया। और अकबर ने पूरे भारत पे को एक बनाने का फिर से प्रयास किया, और पूरे सफलतापूर्वक शासन किया। अकबर के बाद इसी क्रम में आया जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब।
और औरंगजेब के बाद इसके जो मुगल हुए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए। देखिए तो भारत में जहाँ अकबर शासन कर रहा था उसी समय क्या हुआ, विदेशी व्यापार शुरू हो गया। और विदेशी व्यापार शुरू हुआ, यूँ तो सबसे पहले विदेशियों में व्यापार के तौर पे पुर्तगाल आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे, और उस समय भारत में सिकंदर लोदी का शासन था। लेकिन अकबर के टाइम में तो व्यापारी आना शुरू हो गया, और 1600 ईस्वी से यूरोपीय भारत पूरी तरीके से अंग्रेज डच फ्रांस आना शुरू कर दिए। और जहांगीर शाहजहाँ, जब तक ये लोग योग्य उत्तराधिकारी यहाँ पे थे, तब तक भारत में क्या हुआ, ये जो विदेशी आक्रमण हुए वो ज़्यादा, ये जो व्यापारी थे वो ज़्यादा शासन सत्ता में प्रभाव नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब के बाद मुगल कमज़ोर हुए तो उन्होंने भारत की राजनीति में भी अपनी घुसपैठ बनाने की शुरू कर दिया। तो इस क्रम में औरंगजेब के बाद जो भी मुगल हुए उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और 1600 ईस्वी से क्या हुआ, 1680 से व्यापार पूरी तरीके से बढ़ना शुरू हुआ। और इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आ गए थे 1498 में। 1498 में जब ये पुर्तगाली भारत आए थे तो उस समय भारत में शासन किसका था, सिकंदर लोदी का था, और वास्को डी गामा भारत आया था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आना शुरू कर दिया, अंग्रेज, और यहाँ पे 1608 में आए। और इस समय जब अंग्रेज आए तो यहाँ पे जहांगीर का शासन था, जहांगीर का शासन था। इसी क्रम में क्या हुआ, डच आए, डेन आए, और 1664 ईस्वी में फ्रांस के लोग आए, फ्रांसीसी। इसके बाद क्या हुआ, जब तक यहाँ पे योग्य उत्तराधिकारी थे, जब तक मुगल और पावरफुल थे मुगल शासक, तब तक ये लोग केवल व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये कमज़ोर हुए और ये भारतीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने लग गए। इसी क्रम में हुआ क्या कि भारत में देखिए जब मुगल कमज़ोर हो गए, मुगल दिल्ली से शासन कर रहे थे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कई राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। जैसे पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में, यहाँ पे रणजीत सिंह है। यहाँ पे मराठा शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी मराठा। यहाँ पे मैसूर, ये हैदर अली के नेतृत्व में। यहाँ हैदराबाद में निज़ाम का उदय हुआ, हैदराबाद, यहाँ पे निज़ाम का उदय हुआ। यहाँ पे अवध, और यहाँ पे बंगाल का नवाब। इस तरीके से कई राज्यों में छोटा छोटा टूट गया, और ऐसा लगने लगा कि अब दिल्ली के शासन मुगल बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और मराठा प्रभावशाली होंगे। भारत पे जो शासन करेगा अगला व्यक्ति वो मराठा होगा। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, और थर्ड वार में मराठा हार गए, और मुगल कमज़ोर है, शासन कई भागों में डिवाइड हो चुका है, और अंग्रेज अपनी पैठ बनाने में लग गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले मैसूर को हटाया, यहाँ सबसे पहले बंगाल को अपने कब्जे में लिया। अवध इनके हमेशा सहयोगी रहे, हैदराबाद के निज़ाम सहयोगी थे। फिर 1799 आते आते मैसूर को हटाया, उसके बाद फिर मराठों पे आक्रमण करके मराठों को जीता, फिर रणजीत सिंह को जीता, और लास्ट में आते आते 1857 में एक क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद मुगलों पे भी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया, और इस तरीके से पूरा भारत 1857 आते आते अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। लेकिन जो अंग्रेज के नियंत्रण में पहले था वो अंग्रेज एक कंपनी के तौर पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आई थी, और वो शासन कंपनी के अंतर्गत था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, और इसी तरीके से भारतीय हथेली पे अंग्रेजी दास्तान लिख दी गई, और भारत पूरी तरीके से गुलाम हो गया। अब आगे की जो इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम इतिहास में हम पढ़ेंगे आज़ादी की लड़ाई। और इस आज़ादी की लड़ाई में क्या हुआ, क्रांतिकारी आए, और नरम दल और गरम दल के लोग आए, लोग आए, और फिर आगे चल के गांधी जी आए, और गांधी जी के नेतृत्व में पूरा काम शुरू हो गया। तो देखिए हुआ क्या कि 1857 में क्या हुआ, क्रांति हुई। उसके बाद इसी क्रम में 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ, कांग्रेस का गठन। अब क्या हुआ, आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मंच मिल गया कि जिसमें हम अपनी कुछ बातों को रख सकेंगे, अपनी कुछ मांगों को
ब्रिटिश क्राउन के पास भेज सकेंगे, जिससे हम हमारे लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं बन सकेंगी। 1885 में जब हुआ तो यहाँ पे नरम दल के लोग थे, ये लोग सोचते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करें, वह हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं जो वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1907 आते आते लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक जैसे लोग प्रभावशाली हुए और यहाँ कांग्रेस में फूट हो गई और गरम दल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। 1915 आते आते 1915 में एक व्यक्ति भारत आते हैं जिनका नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी, इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि आप एक साल तक पूरे भारत में घूमिए और वहाँ का माहौल देखिए और उसके बाद आप स्वतंत्रता में भाग लीजिए। और इसी क्रम में हर चीज़ कांग्रेस के थ्रू पास होता रहा और धीरे धीरे कई एक्ट पारित हुए, जिसमें से 1909 का एक्ट था, उसके बाद 1919 का एक्ट आया, उसके बाद फिर कई बैठकें हुई और गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1935 का एक्ट आया। धीरे धीरे संविधान की मांग की बात चलने लगी, संविधान बनाने की बात चलने लगी। नेहरू और गांधी जैसे नेता कांग्रेस से, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जर्मनी, रसिया और सिंगापुर के एक आर्मी का गठन किए और बहुत सारे क्रांतिकारी विदेश जाके वहाँ से तो हथियार बनाना सीखना और अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विदेशी सहायता भी लेके भारत की आज़ादी में पूरी तरीके से जुट गए। और इस तरीके से 1947 का दिन आया जो विश्व मानचित्र पे एक और नए देश का उदय हो गया, जिसको हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो यह इतिहास का ओवरव्यू था। अब हम डिटेल कल से नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।